बीए पार्ट वन हिस्ट्री पेपर टू की इस कक्षा में सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल प्रशासन, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की उत्पत्ति। मुगल विदेशी थे और उनकी शासन व्यवस्था में विदेशी तत्व थे। फारस और अरब के चिन्ह उसमें स्पष्ट हैं। उनका विभागों का वितरण, अधिकारियों के पद और उन पदों के नाम आदि विदेशी प्रभाव के प्रमाण हैं। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप, नेचर। मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः सैनिक थी, परंतु उसमें प्रजा की भलाई और उन्नति को भी सम्मिलित किया गया। मुगल राज्य एक धार्मिक राज्य, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं था। मुगल शासन एक पुलिस व्यवस्था भी नहीं माना जा सकता। अधिकांश मुगल बादशाहों की शासन व्यवस्था धार्मिक सहिष्णुता, सहनशीलता पर आधारित थी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य अंग। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य अंग इस प्रकार से थे: ए केंद्रीय शासन, बी प्रांतीय शासन, सी सैनिक व्यवस्था जिसे हम मनसबदारी व्यवस्था भी कहते हैं, डी लगान व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू, ई मुद्रा और टकसाल व्यवस्था, एफ न्याय व्यवस्था। ए पॉइंट ले रहे हैं हम, केंद्रीय शासन। उसमें सबसे ऊपर है मुगल सम्राट। मुगल सम्राट राज्य का प्रधान था। वही राज्य का अंतिम कानून निर्माता, शासन व्यवस्थापक, न्यायाधीश और सेनापति था। धार्मिक मामलों में भी वो सर्वोच्च था। राज्य की संपूर्ण शक्तियां उसमें केंद्रित थीं। मुगल बादशाह पूर्णतया निरंकुश थे, परंतु वे स्वेच्छाचारी अथवा अत्याचारी नहीं थे। प्रत्येक बात में अंतिम निर्णय बादशाह का होता था। बादशाह के मंत्री। शासन में अपनी सहायता के लिए बादशाह विभिन्न मंत्रियों को नियुक्त करता था। वे अपने अपने विभागों के प्रधान होते थे। इस कार्य के लिए प्रत्येक मंत्री का अपना पृथक कार्यालय होता था। प्रमुख मंत्री इस प्रकार थे: पहला, वजीर या वकील या दीवान, जिसे हम हिंदी में प्रधानमंत्री कहेंगे। बादशाह के पश्चात शासन में प्रमुख स्थान प्रधानमंत्री का था, जिसको समय समय पर वकील के नाम से पुकारा गया, और जो वित्त विभाग का प्रधान होने के नाते राज्य का दीवान भी था। प्रधानमंत्री बादशाह और अन्य अधिकारियों के बीच की कड़ी था। शासन के साधारण कार्यों को बादशाह की ओर से वो स्वयं करता था। दूसरा, मीर बख्शी, सेना के वेतन का मंत्री। मीर बख्शी सेना विभाग का प्रधान था। वो सेनापति नहीं था, परंतु आवश्यकता पड़ने पर सेनापति का दायित्व दिया जा सकता था। उसके प्रमुख कार्य थे: सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का हुलिया रखा जाना, घोड़ों को दागा जाना, बादशाह के महल की सुरक्षा इत्यादि। तीसरा, सद्र उस सद्र अर्थात धार्मिक मामलों का मंत्री। सद्र उस सद्र का कार्य धार्मिक था। वो धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। कभी कभी उसे मुख्य काजी के पद भी प्राप्त किया जाता था। दान पुण्य की व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था, विद्वानों को जागीरें प्रदान करना और इस्लाम के कानूनों की पालन की समुचित व्यवस्था करना इसके प्रमुख कर्तव्य थे। चौथा, काजी उल कज़ात अथवा मुख्य काजी, जिसे हम न्यायिक मंत्री भी कहेंगे। मुगल बादशाह राज्य के सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। बादशाह ने अपनी सहायता के लिए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। काजी मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय करता था। वो प्रांत, जिले एवं गांव में अन्य काजियों को नियुक्त करता था। पांचवा, मुहद्दिस, नैतिक चरित्र से संबंधित। प्रजा में नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए मुहद्दिस होता था। मादक द्रव्यों का प्रयोग, जुआ खेलने को रोकना और स्त्री पुरुष में अनैतिक संबंधों को रोकना उसका कार्य था। खाने सामान। अकबर के समय में ये मंत्री पद नहीं था, परंतु बाद के बादशाहों ने उसे मंत्री पदों में स्वीकार किया। वो बादशाह के परिवार, उसके महल और उसकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति की देखभाल करता था। ये पद बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति को दिया जाता था और बाद में वो इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वजीर के पद के पश्चात ही उसका पद माना जाने लगा। सातवां, मीर आतिश अथवा दारोगा ए तोपखाना।
ये मंत्री पद नहीं था, परंतु महत्वपूर्ण पद था। शाही तोपखाना उसके अधीन था। तोपों को बनवाना, किलों में उनकी व्यवस्था और बंदूकों का निर्माण उसकी देखरेख में होता था। 8वां, दारोगा एक डाक चौकी। ये गुप्तचर और डाक विभाग का अधिकारी था। इसके दूत सारे देश में होते थे और ये देश के कोने कोने से सूचना लाकर देता था। धन्यवाद विद्यार्थियों।